यश भाई के मुंह से निकलने वाले हर डायलॉग उसमें एक पंच होना चाहिए। केजीएफ के तो सारे ही डायलॉग्स फेमस ही हैं। वायलेंस 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 आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। डिफरेंस क्या था यश और ऋषभ शेट्टी में? तो डबिंग स्टार्ट होती जब मेरा फर्स्ट डेट जब डब थी तो उससे मैं यश भाई मुंबई आ गया। इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। ये तो चलो ठीक है, लेकिन उसके पहले ट्रिगर पे उंगली रखने वाला, लड़की पे हाथ डालने वाला, हाँ, कन्नड़ा में पूरी तरह से चेंज है वो। क्लाइमैक्स सीन कैसा था कांतारा का? उसमें कुछ डिफिकल्टी आई? एंड वाला सीन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि उनके बॉडी में वो सारा आ जाना एनर्जी और इस तरह से बाद में ऐसे ऐसे पूरा हिलना और इस हिसाब से वॉइस को मैच करना। मनी हाइस्ट में डेनवर का कैरेक्टर मैंने किया था तो वो उसी को देखकर बुलाया गया था कि डेनवर का अगर कोई कैरेक्टर अच्छा प्ले कर सकता है तो वो है। शाम को जब भी मैं घर पे चला जाता था तो डिक्शन बहुत ज़्यादा साफ करता था अपना, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल रख कर थोड़ा सा मुंह खोला के पढ़ना ताकि डायलॉग क्लियर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए सचिन जी। मैं शुक्रिया तो आपका करना चाहूँगा क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। थैंक यू सो मच जी। एंड माय प्लेजर एज वेल। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इतना आइकॉनिक मूवीज केजीएफ और कांतारा में अपना आवाज़ दिया आपने और बहुत सक्सेसफुल हुआ, ब्लॉकबस्टर्स मूवीज थी। जब आप खुद का आवाज़ सुनते हो पर्दे पे, जैसे आइकॉनिक डायलॉग है केजीएफ का, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, कैसा लगता है? जब फर्स्ट ये डायलॉग जब रिलीज हुआ था थ्रू द यूट्यूब, मतलब इसका ट्रेलर जब कटा, अब देखिए जब मैं डबिंग करने के लिए गया था तो उस समय तो मतलब विद एक्सप्रेशंस मैंने बोल दिया था। अब मुझे ये नहीं पता था कि इसका इतना इम्पैक्ट हो सकता है ऑडियंस पे, लेकिन जब ट्रेलर कटा, ट्रेलर कटने के बाद फिर यूट्यूब पर मैंने सुना तो वायलेंस 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 आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। ये मैं अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ देख रहा था तो उन्होंने सुना, फिर देखा, फिर सुना, फिर रिवाइंड किया, फिर सुना। मैं बोला ये क्या कर रहे हो? अरे यार मज़ा आ रहा है यार सुनने में, इस तरह से उन लोगों ने मुझे बताया। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है अपन भी ज़रा देख लेते हैं। तो वाकई जब मैंने सुना 2 बार तो इम्पैक्ट इतना अच्छा हुआ था उसका, तो थोड़ा सा मेरे मन में आया कि यार मतलब अभी ये तो पता है कि लाइव डबिंग जब हम लोग हाँ। करते हैं वो तो आने वाली है इसके ऊपर, लेकिन इस फिल्म का ऑरा, इस फिल्म की बात ही कुछ और थी क्योंकि फर्स्ट पार्ट इतना ज़्यादा हिट हो चुका था तो सेकंड के लिए तो लोग वेट कर रहे थे। और सेकंड में ऐसा था कि हर डायलॉग पे वो लोग मतलब ध्यान दे रहे थे कि यश भाई के मुंह से निकलने वाले हर डायलॉग उसमें एक पंच होना चाहिए। तो जब मैंने ये सुना डायलॉग तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद फिर दूसरा एक ट्रेलर में और एक डायलॉग था, मैं शायद भूल रहा हूँ, कुछ तो डायलॉग था तो वो भी बड़ा प्यारा डायलॉग था। तो लोगों ने कहा कि यार ये डायलॉग्स कैसे सूझे तुझे, किस तरह से? मैं बोला भाई मतलब मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, सामने वाले प्रोडक्शन की मेहनत है, डबिंग डायरेक्टर की मेहनत है, फिल्म डायरेक्टर की मेहनत है, सबकी मेहनत है। तो ओवरऑल जैसे अभी आपने पूछा कि कैसा लगा, तो मतलब वाकई बहुत 100% कहूँ तो बड़ा मज़ा आया सुनने में। वो बहुत ही अच्छा लगा वो सब। मतलब वो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मतलब मैं इतना ये हो गया था और ऐसा लग रहा था कि अरे यार अब तो हम निकल गए स्टारडम पे। थोड़ा सा क्लैप्स जब ऑडियंस का आपकी तरफ भी आ रहा है बोल के लगता है। हाँ, क्योंकि उसके थोड़ा बाद तो फिर क्रेडिट। दनादन इंस्टा पे, यूट्यूब पर, इस पे उस पे, और हाँ, जो लोग मुझे जानते थे तो सबके थ्रू तो मैसेजेस और सामने मिलने के बाद फिर बोल रहे थे हाँ। कि भाई क्या यार क्या मज़ा आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो मतलब वो फिल्म एक चेंजिंग मूवी थी मेरे लिए, मतलब एक बोलते हैं ना लाइफ चेंज मूवी थी कि भाई अब एक नाम अलग लेवल पे अपना लिया जा रहा है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सारे आर्टिस्ट मेहनत करते हैं, मैंने भी की, लेकिन इस मूवी की वजह से मुझे जो एक मार्केट में डिमांड मिला और सारी चीज़ें हुई, तो ये मूवी मेरे लिए भी एक तरह से बहुत ही बड़ी लाइफ चेंज थी। वही मैं पूछना चाहता कि आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है आफ्टर दीज 2 मूवीज? बजट के बदलाव। अब आप ज़्यादा चार्ज करते हो? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब चलिए वो तो रिलेशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है, अब सारे लोग दोस्त ही हैं डबिंग इंडस्ट्री में भी, तो मतलब सबके साथ वैसे मतलब एकदम ऐसे पकड़ के नहीं रहता, नहीं नहीं अभी मैं केजीएफ कर दिया तो मेरे लिए इतना भी। हाँ। हाँ, लेकिन एक है कि सामने से खुद ही अभी सामने से बोला जाता है कि सर क्या किस तरह से रहेगा क्या, तो मैं बताता हूँ कि इस तरह से सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मतलब हाँ, रिस्पेक्ट पहले भी थी, अभी और ज़्यादा बढ़ गई, लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो गया। और ख़ासकर लोग अभी यही सोचते हैं कि अभी अगर इसको बुलाया जाए, मतलब सचिन को बुलाया जाए तो एक प्रॉपर कैरेक्टर के लिए बुलाया जाए, भले ही अगर हीरो के लिए भी ना बुलाए तो कम से कम एक ऐसा कैरेक्टर हो जो उस फिल्म में या जो सीरीज़ हो उसके अंदर एक वजनदार कैरेक्टर हो, लाइक मेन विलन या मेन कॉमेडियन जो कोई दूसरा ना कर सके, इस तरह से मतलब ऐसी चीज़ों में हमारी गिनती होने लगी, तो वो बड़ा अच्छा एहसास था मेरे लिए।
तो केजीएफ का जब डबिंग स्टार्ट हुआ तो पहले दिन एक्टर आके चेक करते हैं कि ये आवाज़ मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, कुछ टिप्स देते हैं? पार्ट 1 में यश भाई ने चेक किया था उस समय। ऑडिशन के टाइम तो चलो मतलब ऑडिशन तो मेरा मुंबई में हुआ, लेकिन जो ऑडियो भेजा गया बैंगलोर, तो तभी उन्होंने चेक किया। हम्म, उनको पता था कि इस बंदे ने, सचिन ने, मेरी पहले इतनी मूवीज़ की हुई है। मतलब उन्होंने देखी, रामाचारी मूवीज़ देखी, और एक मतलब कम से कम 12-15 मूवीज़ में कर चुका था। एक हार्ट अटैक करके उसका हिंदी में नाम है, अच्छा। लेकिन वो एक्चुअली देखा जाए तो आई थिंक उस पिक्चर का नाम रॉकी या ऐसा कुछ तो नाम है ओरिजिनल। तो वो मूवी, तो ऐसी 8-10 मूवीज़ उन्होंने देखी, और उनको ऐसा लगा कि ये जो वॉइस है ये मेरे लिए परफेक्ट वॉइस रहेगी, हम्म, और इस बंदे को ऑडिशन के लिए बुलाइए। हम्म, तो बुलाया, उन्होंने सुना, और उसके लिए परफेक्ट जारी है। हालांकि केजीएफ के लिए थोड़ी अलग मेहनत करनी पड़ी वॉइस के लिए। अगर आप मेरी पहली फिल्में उठाकर देखिए और केजीएफ देख लीजिए, तो उसके लिए प्रॉपर यश के लिए बिल्कुल अलग है। ये जो पुराना वाला जो यश के सारी मूवीज़ थी, उसके लिए चलो एक नॉर्मल, क्योंकि यश ने ज़्यादातर, तो मैंने खुद देखा है कि ज़्यादातर तो कॉमेडी मूवीज़ ज़्यादा की हैं। हाँ। इस फ़िल्म में उसने पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया है, तो उस हिसाब से मुझे वॉइस जो थी वो भी वैसे ही रखनी थी। प्रिपरेशन भी थोड़ा अलग सा था। हाँ, प्रिपरेशन थोड़ा अलग से था, तो उनको एक चाहिए था कि ये बंदा, अब मैंने कैरेक्टर चेंज किया है, तो ये बंदा वैसे वॉइस में भी ला सकता है कि नहीं ला सकता, और वो पहला पड़ाव तो पास हो गया। फिर जब डबिंग स्टार्ट हुई, तो डबिंग स्टार्ट होती जब मेरा फर्स्ट डेट जब डब थी, तो उस समय यश भाई मुंबई आ गए कि अच्छा। भाई मैं बैठूंगा और देखूंगा डबिंग कैसी हो रही है, और तब खुद पहले उन्होंने कुछ ध्यान दिन दिया। देखना है। जी, जी, जी। नहीं पूरा, मतलब उन्होंने पूरा 2 अच्छा, दिन रुक, पूरा। हाँ, पूरा 2 दिन रुक कर 2 दिन लगे मुझे डबिंग के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। अच्छा, 2 ही दिन लगे बस? 2 ही दिन लगे थे, अच्छा। लेकिन सेकंड पार्ट के लिए जो था वो मैं पूरा 1 हफ्ता जो था वो बैंगलोर में था, ऐसा है। तो उस समय 2-3 बार आकर उन्होंने सारी चीज़ें समझाई कि मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और इस तरह से डबिंग कंप्लीट हुई थी। अच्छा, आप क्या देखते हो? एनर्जी कैप्चर करते हो या इंटेंसिटी कैप्चर करते हो, या प्रिपरेशन कैसे होती है कि मूवी देखते हो कि मूवी का इंटेंसिटी ऐसा है, मैं ऐसा करूँगा, कैसे अपनी आवाज़ को मॉडिफ़ाई करूँगा, या बस एनर्जी कैप्चर करते हो एक्टर का? डिफरेंट होता है। कोई कैरेक्टर जो होता है वो इंटेंसिटी कम रखता है, एनर्जी ज़्यादा रखता है। हुँ, कोई कैरेक्टर इंटेंसिटी ज़्यादा रखता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा रखता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। खाली इंटेंसिटी पे तो खेला नहीं जाएगा, हुँ, हुँ, उसमें भी एनर्जी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर इंटेंस बोलना है, अंदर से बोलना है, तो विद एनर्जेटिकली अगर ना बोला जाए, तो फिर वो बहुत ही लो टोन करेगा, अनपरफॉर्म लगेगी वो चीज़। अच्छा। तो चीज़ें तो देखनी पड़ती है, बाकी तो कुछ नहीं। अब लाइक मैं आपको कौन सी फिल्म बताऊँ, चलिए उठा लेते हैं कि धनुष की एक मैंने मूवी की थी, मारी, जो मूवी मैंने की थी मारी, हुँ, हुँ, उसके अंदर तो इंटेंस था और साथ में एनर्जी भी थी, लेकिन उसी को ये करके आप, अगर धनुष की पुरानी एक मूवी है जिसका नाम है जमाई राजा हिंदी में, और साउथ में नाम है माँ पिल्ले। हाँ, तो माँ पिल्ले जो मूवी है, उसके लिए तो वहां पर चलिए इंटेंसिटी की जरूरत ही नहीं थी, वो बस एनर्जेटिकली था कि अरे पापा क्या कर रहे हो यार, अरे क्यों ऐसे कर रहे हो आप, मुझे हमेशा चिल्लाते रहते हो, बड़े भाई को कुछ नहीं बोलते हो, बस ये लेवल पे था। हुँ, 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 तो वहां पे तो खाली बस क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी की ज्यादा जरूरत नहीं थी, एनर्जी की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसी को अगर मारी में किया जाए तो इंटेंसिटी प्लस एनर्जी दोनों की जरूरत थी। तो शुरू में 2-3 सीन मुझे देखने पड़ते हैं, और देखकर पता लग जाता है कि मतलब सामने वाले कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो कभी यश भाई ने बोला कि आपने फाड़ दिया? हाँ, एक बार बैंगलोर में जब मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने बोला था कि मतलब डबिंग बात आप बहुत अच्छा करते हो और मज़ा आता है, मतलब, तो क्या उन्होंने वर्ड बोला था मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं कलाकार और तू मेरा शागिर्द, तो शागिर्द मतलब उन्होंने मतलब समझाया था हाँ, कि हाँ, हाँ, मतलब मेरा जो कंठ है, हाँ। उसमें से निकलने वाली जो बैक वॉइस है वो तू है, मतलब मैं हुँ, सामने एक कैरेक्टर और तू मेरी आवाज़, इस तरह से, हुँ, मतलब उन्होंने एक, उस समय ऐसी, अब दोस्ती हो चुकी थी उस समय, तो एक उपमा दे दी थी उन्होंने मुझे, अच्छा। ऐसा है। तो कांतारा का जैसा क्लाइमैक्स सीन था, तो हाई इंटेंस सीन था, वो बहुत हाई उसका इंटेंस एक्सपीरियंस सीन कुछ था। बताइए? उसका एक्सपीरियंस तो भाई, मतलब ऋषभ सर ने तो छोड़ा ही नहीं था उस समय। डिफरेंस क्या था यश और ऋषभ शेट्टी में? मतलब ओवरऑल पर्सनल नेचर में, हाँ, नहीं, पर्सनल नेचर तो दोनों का सही है, दोनों ग्राउंड मोर देन नेचर की डबिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने कैसे हैंडल किया है और इन्होंने कैसे हैंडल? नहीं, दोनों ने सेम हैंडल किया, सेम, सेम अच्छा। हैंडल किया, मतलब यश भाई भी छोड़ते नहीं थे जब तक उनको उनकी वो चीज़ नहीं मिल जाती, हुँ, ऋषभ भाई भी छोड़ते नहीं थे जब तक उनको उनकी वो चीज़ नहीं मिल हुँ, जाती। हुँ, यश भाई बोलते थे कि हाँ भाई चलो, अभी नहीं हो रहा है ना, ठीक है बाजू में रख देते हैं, बाद में वापस कल कर लेना, लेकिन अच्छे से चाहिए मुझे ये। ऋषभ भाई नहीं, जब तक नहीं होता थोड़ा सा रेस्ट ले लो, लेकिन फिर करो, वापस करो, हुँ, हुँ। ये सीन जब तक नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। टास्क मास्टर थे।
ऐसा है, तो ये एक्सपीरियंस रहा दोनों का हमें। क्लाइमैक्स सीन कैसा था कांतारा का? उसमें कुछ डिफिकल्टी आई क्लाइमैक्स इमोशनल? में डिफिकल्टीज तो बहुत आई, मतलब जब वो चिल्लाता जो है वाओ करके, तो हाँ। उस समय फिर ऐसा था कि मुझे पहले ही प्रिपेयर होना पड़ा कि आगे के 2 से 3 दिन मुझे और कोई डबिंग नहीं रखनी है, अच्छा। क्योंकि चिल्लाने के बाद तो गला तो वैसे ही फटेगा। हाँ, हाँ। तो वो तार सारे जो है जुड़ने के लिए कम से कम 2-3 दिन जाएंगे, थोड़ा सा ट्रीट करना पड़ेगा घर पे ही नॉर्मल। तो उस हिसाब से मुझे पता था कि इतना जो चिल्लाना है, क्योंकि इससे पहले भी मैं कुछ मूवीज कर चुका था कि जिसमें चिल्ली बहुत है, हुँ। तो ज़्यादा चिल्लाने की वजह से जो गले की बैंड बचती है, तो 3-4 दिन तो कम से कम जाते ही जाते हैं वो जो खराश जो है निकलने के लिए। और अगर वॉइस आर्टिस्ट की आवाज़ में खराश आ गई तो फिर दिक्कत है। हाँ, मतलब काम करने में दिक्कत है। तो मैं प्रिपेयर होके ही चला था कि भाई अभी ये जो सीन आ रहा है, तो था तो सिर्फ 2 से 3 मिनट का सीन, लेकिन टाइम लगा था उसके लिए कम से कम समझ के चलिए कि 4 से 5 घंटे तो लग चुके थे डब करने के लिए। और उसके बाद फिर 2-3 दिन मैंने कुछ ये नहीं किया, मतलब ऋषभ शेट्टी भाई को मैंने बोला था कि भाई अब थोड़ा सा आराम दीजिए, लेकिन नहीं नहीं ठीक है, आराम ले ले, लेकिन फिर कर। सबसे हाँ, डिफिकल्ट सीन कौन-सा था? कांतारा में हाँ। कांतारा में सबसे डिफिकल्ट सीन एक तो ये एंड वाला, बाकी बीच में तो जो शिवा कैरेक्टर है वो तो चलो नॉर्मल एक वो नॉर्मल फ्लो में टैंजेंट है, पे ही चल हाँ रहा है। वो फ्लो में चल रहा है। और स्टार्ट में जो चिल्लाता है हुँ। उस समय, ये 2 सीन्स मेरे लिए डिफिकल्ट थे। लेकिन उनमें भी अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो एंड वाला सीन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि उनके बॉडी में वो सारा आ जाना एनर्जी, और इस तरह से बाद में ऐसे 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 पूरा हिलना, और इस हिसाब से वॉइस को मैच करना, तो ये सारी चीज़ें आपको इमोशनली अफेक्ट किया वो वैसे टाइप्स ऑफ सीन्स? मतलब वो लेवल पर, हाँ। हाँ थोड़ी देर के लिए तो हुआ था मेरे लिए, थोड़ी देर के लिए कुछ हुआ था। गूज़बम्प्स? जी, 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 गूज़ बम्प्स हुए थे, क्योंकि आप जब करते चले जाते हो ना कोई चीज़ कि हाँ, चलो ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, फिर आपके दिमाग में फिर क्रिएटिविटी आने लग जाती है कि इसको ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। फिर आप उसके अंदर घुसने अपने आप लग जाते हो, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। अच्छा। और फिर होते फिर 2, 4, 5, 10, 20 बार करते-करते फिर वो गूज़ बम्प्स आने लग गए। हाँ, लेकिन इतना था कि जब गूज़ बम्प्स के साथ जब करता था, उस समय वो टेक करेक्ट होता था, हुँ। लेकिन सिंक चला जाता था। हुँ। तो फिर वो बैक में वापस लेकर वो सिंक करके देखते थे। फिर रिपीट टेक्स करके हाँ, फिर फिर सिंक नहीं होता था तो वापस रिपीट करो। तो इसमें थकावट ज़्यादा होती थी। अरे यार! टेक तो अच्छा हुआ लेकिन सिंक नहीं हो पाया। तो ऐसी चीज़ें हो गई थी। आई थिंक लोगों को शायद ये पता नहीं है कि उनको लगता है कि डबिंग शायद ट्रांसलेशन है। हुँ। डबिंग एक नॉर्मल परसेप्शन है कि डबिंग यही होता है, ट्रांसलेट किया उसको सेम लैंग्वेज से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आप एक आर्टिस्ट के हिसाब से क्या चैलेंजेस हैं डबिंग में जो लोगों को नहीं पता है? डबिंग में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मतलब जिस तरह से एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है, तो वो जैसे कैरेक्टर को अडॉप्ट करने के लिए इतनी मेहनत करता है। हालाँकि उसको टाइम तो ज़्यादा लगता ही है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी मिलाना है। लेकिन एज़ कंपेयर टू एटलीस्ट 70-75% डिफ़िकल्ट डबिंग भी है, क्योंकि जब आप कैरेक्टर अडॉप्शन पे आ जाते हो कि वो कैरेक्टर जैसा एक्ट कर रहा है उसी हिसाब से मेरे को अपनी वॉइस में थ्रो भी करना है, तो मैच इसमें करना भी है। हाँ मैच करना है, तो इसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे एक्सप्रेशंस चेंज, और कभी कभी मतलब ये कलोकियल हो गया, कभी चिल्लाना हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो वो सब एक साथ करके उसके साथ उसको सिंक और पॉजेस के साथ लेके जाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो मतलब ऐसा नहीं, लेकिन मैं खाली इतना बोलना चाहूँगा कि जो आजकल के जो यंग वॉइस आर्टिस्ट जो आए हुए हैं इंडस्ट्री में बहुत सारे, तो वो ये संभाल नहीं पाते। ऐसा है, अगर वो चीज़ संभाली जाए तो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। डबिंग आर्टिस्ट के लिए कुछ कोर्सेस होता है क्या? हाँ, अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं भी ले लूँ, मतलब अभी नहीं लेता मैं, लेकिन कोर्सेज़ तो हैं बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल। अगर मेरी जर्नी कही जाए तो मैंने तो कोर्स नहीं किया था शुरुआत में। चलो, अब शुरू में तो हमको पता भी नहीं था कि डबिंग क्या होती है वगैरह ये सब, मतलब हम लोग ऐसे ही स्ट्रगल किया करते थे। बेसिकली एक्टिंग में उस समय स्ट्रगल किया करते थे। अब चलिए, सबको ही पता है कि एक्टिंग में एक ऐसी चीज़ है कि जब तक एक मुकाम नहीं बन जाता, तब तक आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो डबिंग एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब अभी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो एज हो चुका है जिनका, तो उन सब ने बोला है कि डबिंग जो है वो हमारी माँ है, इन्होंने हमको संभाला, क्योंकि डबिंग ने वाकई बहुत सारे लोगों को संभाला। तो आपका सवाल था कि, सॉरी सवाल भूल गया मैं। डबिंग कोर्सेस होते हैं क्या? हाँ, मतलब डबिंग सिखाया जा सकता है क्या? सिखाया जा सकता है क्या? तो सिखाया तो जा सकता है, लेकिन जब तक वो आर्टिस्ट खुद पर पर्सनल मेहनत ना करे, अगर उसके डिक्शन में अगर प्रॉब्लम हो, हुँ। अगर उसको टेक्निक्स सीखने में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो, या हो सकता है वो आलस कर रहा हो, तो फिर वो उतने लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा जितने लेवल पर पहुंचना चाहिए। हाँ, ये है कि
चलता रहेगा, बोलते हैं ना गाड़ी चलती रहेगी, वैसा हम्म। होता रहेगा। अच्छा, तो कुछ टेक्निक्स होते हैं जैसा मुझे समझ में आ रहा है, वोकल टेक्निक्स होते हैं। जैसे एक डबिंग आर्टिस्ट है, तो कैसा होता है कि मान लो एक प्रोड्यूसर आता है, बोलता है कि ये मेरा एक्टर है, ये स्क्रिप्ट है, आप इसका डबिंग करोगे। तो कोई भी एक्टर के लिए आप डबिंग कर सकते हो, या आपकी आवाज़ से, या सिर्फ पर्टिकुलर एक्टर से जिनको सिर्फ आप मैच करोगे? फिलहाल तो मैं किसी भी एक्टर के लिए डबिंग कर सकता हूँ, वो ऐसा क्या है। टेक्निक होती है? वो टेक्निक तो नहीं बोली जा सकती, मुझे तो लगता है कि वो थ्रू द एक्सपीरियंस ही होता है। हम्म। मतलब मुझे ऐसा लगता है, उसके लिए टेक्निक तो हाँ, टेक्निक मतलब वो जिस हिसाब से बोल रहा है, उस हिसाब से आप क्रिएटिविटी करो। अगर सामने वाला नेज़ल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस तरह से नेज़ल में जाकर उसको पकड़ने की कोशिश करो। सामने वाला बहुत ज़्यादा बेस में जा रहा है, तो उसको उस बेस में जाकर उसको पकड़ने की कोशिश करो। हम्म। लेकिन ये थ्रू द प्रैक्टिस ही होता है, इसके लिए तो कोई टेक्निक नहीं है। टेक्निक बोली जाएगी पॉजेज़ के लिए हम्म। और सिंग के लिए, तो वो करने में लगभग समझ लीजिए कोई वॉइस आर्टिस्ट अगर 2 से 3 साल अपनी लाइफ़ के दे रहा है डबिंग इंडस्ट्री में, और उस बात पर ध्यान दे रहा है कि कैसे पॉज़ होता है, कैसे सिंक होता है, तो फिर वो 1-2 साल में वो आर्टिस्ट जो है वो एक पकड़ लेता है। अब अच्छा। इसके बाद चीज़ आ जाती है परफॉर्मेंस की, जो आपने बोला हम्म। कि वो कैसे पकड़ना वगैरह सारी, तो ये तो थ्रू द एक्सपीरियंस ही होगा। थ्रू द एक्सपीरियंस ही। नहीं तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 10 साल से भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कैरेक्टर है वो अडॉप्ट करने नहीं आता। मतलब पकड़ नहीं पाते वो। हाँ, पकड़ नहीं पाते। अब मैं उनको ये नहीं बोलूँगा, सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी है। अब मैं जब क्राउड करता था, मैंने जब शुरुआत की थी अपने डबिंग करियर की, तो शुरू में तो मुझे क्राउड में ही ज़्यादा काम मिलता था। हम्म। क्राउड में कोई फ़िल्म है, फ़िल्म के अंदर 8-10 सीन्स ऐसे हैं कि जिसमें बहुत सारा क्राउड लगता है। तो एक माइक रहेगा और माइक के सामने सारे आर्टिस्ट ये हो, स्नेहा पंडित की जय हो, मतलब ये कोई नाम ऐसा हो तो जय हो चिल्लाना है। तो ये सारे काम क्राउड में चलते थे। उसमें तो चलो ठीक है, एक काम भी मिल रहा है। उस समय तो हमारा ये था कि भाई काम चाहिए और पैसा चाहिए। अच्छा। धीरे-धीरे पता चलने लग गया कि भाई इससे भी इंटेंस वर्क होता है कि आपको एक मुकाम तक लेके जा सकता है। हम्म। तो धीरे-धीरे हम लोग काम करते चले गए, हमारा काम निखरता चला गया। लेकिन मेरे साथ वाले कुछ-कुछ आर्टिस्ट जो हैं, वो बेचारे अभी तक भी वहीं के वहीं हैं। उसको मैं गलत नहीं बोलूँगा, हाथों की पाँचों उँगलियाँ तो समान नहीं होती, तो हर इंसान की अपनी-अपनी कैपेसिटी, हर इंसान का अपना-अपना ये सब तो ऐसा है। पहली बार माइक के पीछे कौन सा मोमेंट था, कैसा था, कब था? मतलब जब मैंने फर्स्ट डबिंग की थी तब हाँ। मुझे अच्छे से याद है। पहली मेरी डबिंग थी, सबसे पहली एनिमेशन डबिंग थी, उसका नाम था पोकेमॉन करके जो पोकेमोन। कार्टून है। हाँ, तो हाँ। पोकेमॉन में सबसे पहले मैंने क्राउड डब किया था। ये एक पहला एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद फिर धीरे-धीरे मुझे शुरू में एनिमेशन में काम थोड़े ज़्यादा मिलते थे, क्योंकि उस समय एनिमेशन बहुत ज़्यादा बूम में था। हम्म। सिर्फ़ पोकेमॉन नहीं, बहुत सारे थे। बेब्लेड करके कार्टून था, मिकी एंड माउस था, लॉरेन एंड हार्डी। तो ये सब जो कार्टून्स होते थे ना, तो इसके अंदर कुछ-कुछ बीच-बीच में कैरेक्टर्स आते थे, कभी-कभी क्राउड होता था। तो ये सब काम बहुत ज़्यादा चलता था उस समय, तो उसमें हमको ज़्यादा काम मिलने लग गया। एक दिन हुआ यूँ कि कुछ अंधेरी में कुछ वेंडर्स हैं, तो जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी और मैं बिल्कुल यंग था उस समय। तो उन्होंने कार्टून में ही मेरी आवाज़ सुनी थी और बहुत ही यंग लगी उनको। तो उन्होंने बोला कि आप साउथ की फ़िल्मों में ट्राई करोगे? हम आपसे हीरो करवाएँगे। मैं बोला मैं अभी-अभी आया हूँ, मतलब देखिए अगर आप बोल रहे हो तो मैं कर लूँगा। और मैंने की वो मूवी। अ, उपेंद्र सर की थी, जो बैंगलोर के स्टार है, कन्नड़ा स्टार है जो। कन्नड़। अभी उनकी हाल ही में मैंने एक मूवी की थी जिसका नाम था कब्ज़ा। हम्म। तो उनकी सबसे पहली मूवी की थी और वो मूवी मैच करती है नाना पाटेकर के क्रांतिवीर मूवी के साथ। अच्छा। अब उस फ़िल्म का नाम मैं भूल गया, लेकिन वो सेम स्टोरी थी। हम्म। तो वो मूवी मैंने की थी, वाक़ई बहुत अच्छा लगा उनको सबको कि अरे यार! बंदा तो अच्छा कर रहा है काम। और करते-करते क्या था कि मैं थोड़ा-सा अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लेवल पे करता था। अभी ऐसे ही जस्ट मेरे माइंड में आया कि हाँ। आपको जब पैसे की भूख होती है और आपको जब पता है कि नहीं मुझे इसी में रहना है हम्म। और यही करना है, इसी में मतलब सब कुछ कर डालना है, इसको छोड़ के मुझे कहीं नहीं जाना है। हम्म। तो उस समय बंदा सीखने में इतना ज़्यादा आगे भाग जाता है। तो मेरे बारे में भी यही हुआ। एक छोटी-सी स्टोरी बता दूँ? हाँ, हाँ, ज़रूर। एक्टिंग में मैं स्ट्रगल करता था हम्म। और उस समय पैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे, क्योंकि काम भी महीने में 1 आध दुग्गा मिलता था। तो मैंने सोचा कि चलो जॉब पकड़ लेते हैं। तो बहुत सारे बैंक्स में मैंने किया, आईसीआईसीआई बैंक, यूटीआई बैंक, जो भी एक्सिस बैंक बोली जाती है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, और एक क्लब मतलब है, जनरल बैंकिंग जॉब। जनरल बैंकिंग जॉब। तो ये सब 3-4 जगहों पे मैंने जॉब किया। हम्म। 2-2 3-3 महीने में छोड़ भी देता था, क्योंकि सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव था, तो परफ़ॉर्मेंस वहाँ पे भी लाना पड़ता है कि हाँ। आप कितना काम ला रहे हो। नहीं लाता था तो खुद ही मैनेजर बोलते थे भाई निकल जाओ। हम्म। तो 3-4 महीने में बैंक चेंज हो जाती थी।
कंट्री क्लब करके लास्ट मेरा जॉब था। हाँ। तो उस क्लब में क्या हुआ, मेंबर्स लाने होते हैं वहाँ पे, सुबह जाओ साइन करो और निकल जाओ, और काम ढूंढ कर लाओ, शाम तक आपने कितने क्लाइंट से बात की वगैरह सब बताओ। मैं क्या करता था, पगार तो मिल ही रही है तो चलो साथ में सीडीज और ये सब उस समय सीडी का ज़माना था, हाँ। उस समय फ़ोटोज़ ऐसे ऑनलाइन नहीं भेजे जाते थे, मोबाइल वगैरह था ये नहीं कौन उस सा समय। ईयर था लगभग? 2007 2008 की बात कर रहा हूँ 2007-8? मैं। ओके। ये चला 1 महीना 2 महीना चला, और मेरा मैनेजर जो था उसने मेरे पर बहुत ध्यान रखा कि ये 1-2 महीने से लड़का कुछ ला नहीं रहा है, चलो पूछ लेते हैं। बोला भाई तू बैग में क्या लेके घूमता है, मतलब कौन से पेपर तू दिखाता है क्लाइंट्स लोग को, जरा दिखा। तो मैं बोला अरे सर दिखाता हूँ मैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, लाऊंगा मैं कुछ सीडी अभी मिल जल्द गया में। उनको? तो सीडी, हाँ मतलब वो तो हो गया। फिर कितना दिन खींचूंगा, 3 दिन हाँ। 4 दिन 7 दिन 10 दिन मैंने खींच लिया। अब हम्म। खींचने के बाद क्या हुआ, एक दिन शाम को मीटिंग बैठी सबकी। तो अभी तो जूम मीटिंग वगैरह जो होती है, तो वैसे उस समय जूम मीटिंग नहीं थी, सब लोग साथ में बैठते थे और मीटिंग करते थे, और सबका परफॉर्मेंस देखा जाता था, किसने कितना काम लाया किसने। तो ये सचिन जो है भाई, ये तो पिछले 4 महीने से कुछ है नहीं, मतलब क्यों इसको सैलरी दे रहे हैं हम लोग, ऐसे ऐसी बात निकली होगी और फिर मुझे बुलाया गया, बोले भाई अब तेरे बैग में क्या है। मैं बोला सर पेपर्स हैं ऐसे ऐसे सब। तो चलो खोल बैग। बैग खोला, ना तो नहीं बोल सकता था, 10-12 मैनेजर्स और सारी टीम वगैरह सब मिल गए। तो बैग खोलने के बाद फिर, बैग पे नजर क्यों गई उनकी? क्योंकि काम ही नहीं ला रहा है ना, तो ये अच्छा। बताता क्या है ये, अच्छा। मतलब क्या पेपर्स कौन से बताता है अच्छा, कि कौन सा इससे पेपर क्लाइंट, कैरी करता है ये? हाँ। इससे क्लाइंट क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, चलो अपन थोड़ा से। और फिर बैग में से निकले सीडीज, फोटोज, फैशन, ये सब ऐसे ऐसे। तो एक जो मैनेजर था, तो उसने मतलब समझ लीजिए कि आंखें खोल दी मेरे। वो बोला भाई सचिन तू खुद से ही तू एक तो ये कर रहा है, और हमारे साथ भी मतलब थोड़ा सा ऐसा पेश आ रहा है। तू अगर तुझे इसमें आना है तो पूरा इसमें आ, उसमें जाना है तो उसमें जा, या फिर उसको 2 साल 3 साल के लिए विराम दे दे, पूरा 2-3 साल इसमें ये कर, उसके बाद उसमें जा। ऐसे उसने मुझे आइडिया दे दी, समझाया। समझाया उसने। अब मैं घर पे गया, मैं सोचने लग गया अरे क्या किया जाए क्या किया जाए। और पापा भी रिटायर्ड हो चुके थे, हम्म। खुद का घर था नहीं मुंबई में, हालांकि मैं एक लौता हूँ, हम्म। बट फिर भी पैसे की थोड़ी सी तंगी थी। अब मैंने बोला कि सचिन ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बहुत हो गया नाटक। डबिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो पता था, क्योंकि दोस्तों ने बताया था कि अगर तेरा किचन अगर तुझे चलाना है तो थोड़ी सी डबिंग वगैरह करेगा तो साइड बाय साइड छोटी मोटी इनकम तुझे जनरेट होती रहेगी, जिससे तेरा किचन चल जाएगा। तो मैंने बोला सचिन अभी डबिंग करेंगे और इसी में अपना हाथ आजमाएंगे, 6 महीने सिर्फ अपने करियर के दे दे, कुछ नहीं हुआ तो बैक टू सीधे अपने गांव। गांव बोले तो जहाँ पर मैं रहता था, पनवेल। पनवेल में? हाँ, ओके। तो ये मैंने ठान लिया। ठान लेने के बाद फिर मैंने शुरू कर दिया काम। अब शुरू कर दिया तो 1 महीना तो मैं बैठा एक स्टूडियो में, सीखा मैंने कि कैसे आर्टिस्ट आते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह से डिक्शन उनका होता है, किस तरह से डायलॉग डिलीवरी होती है, सिंक पॉजेस किस तरह से लेते हैं, क्या ये सब 1 महीना सीखा। और दूसरे महीने में थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, तो दूसरे महीने से मैंने काम मांगना शुरू किया। बट तुरंत तो कोई बुलाएगा नहीं, तो 2 3 4 5 महीने ऐसे चले गए। मैं बोला अरे यार सचिन तूने तो लाइफ के 6 महीने दिए थे, 4 5 महीने हो गए, कुछ खास काम तो है नहीं तेरे हाथ में, एक हाथ दुग्गा क्राउड की डबिंग हो रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बट ठीक है, हिम्मत मत हार। अचानक क्या चेंज आ गया पता नहीं, 6 7 8 महीने गुजर गए और उसके बाद फिर दनादन क्राउड के काम आने लग गए, ऐसा वैसा। अच्छा। तो कुछ दोस्तों ने मेरे बताया कि पिछले कुछ 3 4 महीनों से तू थोड़ा सा मतलब जो अपना वोकल जो है वो क्लियर कर रहा है, और लोगों की तरह परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। ये मेरे जो वॉइस आर्टिस्ट उस समय के दोस्त थे उन लोगों ने मुझे बताया। मैं करता क्या था कि शाम को जब भी मैं घर पे चला जाता था तो डिक्शन बहुत ज़्यादा साफ करता था अपना, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल रख कर थोड़ा सा मुंह फैला के पढ़ना ताकि डायलॉग क्लियर निकले। और फिल्म्स देखना, किस तरह से जो उस समय के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे तो उनकी डबिंग देखना कि किस तरह से वो वॉइस डिलीवरी कर रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मेरे पे ज़्यादा असर पड़ा। वहाँ से जो जर्नी मेरी शुरू हुई, 1 साल के लगभग बीता मुझे, और विद इन 1 ईयर दूसरे साल से तो फिर लगभग डेली एक हाथ दो काम ऐसे में बिजी हो गया, और मैं समझ गया कि भाई अभी इसी में अपने को करियर बनाना है, और फिर हो गई शुरुआत मेरी। पहली बार आपको कैसे पता चला कि मेरी आवाज़ में दम है, मैं वॉइस आर्टिस्ट बन सकता हूँ, डबिंग कर सकता हूँ? किसी ने बताया या खुद से एहसास हुआ? नहीं, दम है वगैरह ऐसा तो एहसास नहीं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता था कि मैं परफॉर्म अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा। ये बात थी कि क्या मैं, एक्टिंग से आया? आप एक्टिंग करते थे तो ये एक हाँ तो फील्ड समझ है? लीजिए ये एक फील है, ऐसा है। तो क्योंकि वॉइस एक्टर भी एक तरह का एक्टर ही है, हम्म। अगर वो एक्टर ना हो तो फिर वो वॉइस एक्टिंग नहीं कर सकता।
अच्छा, क्योंकि उसको फिर साथ में पता ही नहीं चलती है होगा ना, हाँ, बात। उसको एक्सप्रेशंस के बारे में, इमोशंस के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा, तो वो वॉइस में भी अपने ला नहीं सकता। समझ गया। तो वो ऐसा है। डिफरेंस ये है कि वो स्क्रीन पे है और आप उनका हाँ, आवाज़ पीछे है। पीछे है। तो वैसे ही हुआ। दम की तो बात नहीं है वॉइस में, लेकिन ये है कि भाई मुझे इतना पता था कि मैं परफॉर्म अच्छा कर सकता हूँ और मेरे परफॉर्मेंस पे मुझे बहुत सारे काम मिल सकते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। और इस तरह से जर्नी चली। सबसे पहले बड़ा ब्रेक कौन-सा था? जिससे पता चला कि इससे अच्छा कमाई भी हुआ और हाँ, सैटिस्फैक्शन भी हुआ? अल्लू अर्जुन की एक मूवी थी आर्या, आर्या, पार्ट हाँ, 1। पार्ट 1 अच्छा, उसमें अल्लू अर्जुन सर के दोस्त का कैरेक्टर था। अच्छा। हुँ, हुँ, वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग वर्क था, क्योंकि मेरे अपोजिट में जो आर्टिस्ट था, दमनदीप सिंह, उसने अल्लू अर्जुन सर का किया था, हुँ, तो बहुत ही अच्छा किया था। और जो वेंडर थे जिन्होंने वो फिल्म ली थी डबिंग करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई हीरो ने बहुत दमदार डबिंग की है, तो तुझे भी इसमें दमदार परफॉर्मेंस देना है। हुँ, और मैंने भी परफॉर्म किया, और वाकई जब वो फिल्म बजी, उस समय तो सैटेलाइट पे चलती थी, यूट्यूब वगैरह का ज़माना था नहीं, तो जब बजी तो मैंने भी देखा, तो मुझे लगा कि हाँ भाई। और उन्होंने भी खुद भी बोला कि सचिन, अब तू एक अलग कैटेगरी में आ चुका है, अच्छा। मतलब तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हुँ, हुँ, और लोगों को भी अच्छा लगा। फिर उससे भी बड़ा चेंज अगर मेरी लाइफ में कुछ आया होगा, तो धनुष सर की जो मूवी आई थी, मेरी ताकत मेरा फैसला, हुँ, हुँ, हिंदी में नाम है वो, तमिल में कुछ और नाम है, मैं भूल जा रहा हुँ, हूँ, हुँ, लेकिन वो मूवी थी तमन्ना और धनुष सर की, वो मूवी थी। उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, धनुष बहुत ही यंग उसमें दिख रहा है। हुँ, हुँ, उसका ऑडिशन हुआ, ऑडिशन होने के बाद वो ऑडिशन भेजा गया। गोल्डमैन टेलीफिल्म्स की मूवी थी। गोल्डमैन टेलीफिल्म्स मतलब डबिंग की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। अच्छा। तो उन्होंने मेरी वॉइस पास की, और उसके बाद फिर धनुष के लिए मैं ऑफिशियली सिलेक्ट हो गया कि अब से आगे जो भी धनुष की मूवी आएगी, तो इसकी वॉइस परफेक्ट जा रही है, अब इसको धनुष के लिए बुलाया जाएगा। तो ये एक अपने को ये मिल गया, क्या बोलते हैं, जैसे ब्रांड मिल गया मुझे कि धनुष के लिए अभी अपन फिक्स हो गए। तो जब भी धनुष की मूवी आती थी, तो मतलब मैं बजा ही देता था बढ़िया से एकदम। फिर मिली मुझे मारी, हुँ, तो मारी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ। और मारी से ऐसा हुआ कि ये बंदा एक शोबर डबिंग तो कर ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े रफ टफ भाईगिरी वाले जो हीरो के कैरेक्टर होते हैं वो भी कर सकता है। तो ये एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि भाई ये भी, चलो ये भी ये कर सकता है। तो अभी इस टाइप की अगर कोई फिल्में आती हैं, कार्टून में भी आए या फिर साउथ में भी आए या फिर इंग्लिश में भी आए, तो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये जो सीरीज थी मनी हाइस्ट, हुँ, तो मनी हाइस्ट में डेनवर का कैरेक्टर मैंने हुँ, किया था। हुँ। तो वो उसी को देखकर बुलाया गया था कि डेनवर का अगर कोई कैरेक्टर अच्छा प्ले कर सकता है तो वो है सचिन गोले। वो बड़ा चैलेंजिंग था, हाँ, वो बड़ा वो चैलेंजिंग था। पर्टिकुलर हाँ, कैरेक्टर। पर्टिकुलर कैरेक्टर वो बड़ा चैलेंजिंग था, और उसकी जो हँसी है हाँ, ये बड़ी थोड़ी-सी चैलेंजिंग थी मेरे लिए। उस समय तो चलिए शुरू में मुझे जमा नहीं था, थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन करते-करते प्रैक्टिस करते-करते 1-2 एपिसोड करने के बाद मुझे पता चल गया कि क्या टेक्निक है इसकी। इस तरह से मेरा नाम हो गया कि भाई ये जो बंदा है, ये रफ टफ कैरेक्टर बहुत अच्छे से कर सकता है, साथ में सोबर कैरेक्टर तो कर ही सकता है, लेकिन ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से निभा लेता है ये। हुँ, साउथ के मोस्टली हीरो जो हैं, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है, वो लगभग रफ टफ वाले टोन में ही होती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसीलिए बहुत सारी साउथ की फ़िल्में मैंने कर ली एज़ अ हीरो। हीरो ही ज़्यादा हुए मेरे, कैरेक्टर्स भी बहुत हुए लेकिन हीरो ही ज़्यादा हुए, और इस तरह से काम मेरा चला, गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। आप इज़िली कौन-सा इमोशन पकड़ते हो? कॉमेडी वाला है या इमोशनल वाला है, एक्शन वाला है? मतलब सारे, अभी तो ऐसा है कि आदत हो गई है, सारे पकड़ लेता हूँ मैं, लेकिन इमोशन वाला जो होता है वो थोड़ा-सा मैं जल्दी से पकड़ लेता हूँ थोड़ा-सा, हुँ, हुँ। क्योंकि डेप्थ में जाना मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। पर्सनली आपको हाँ, अच्छा लगता पर्सनली है। तो मतलब वो टेक्निक अपने आप हो जाती है कि माइक है तो माइक से हुँ, थोड़ा हुँ। नज़दीक आ जाओ, और ज़्यादा डेप्थ आएगा, और थोड़ा-सा अंदर कैसे जाए, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। तो साउथ में जनरली डायरेक्टर से ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं क्योंकि उनका डायलॉग डिलीवरी कंपेयर टू बॉलीवुड या फिर अदर लैंग्वेजेस थोड़ा डिफरेंट रहता है। हुँ, हुँ। तो ज़्यादा डिमांडिंग रहता है? नहीं, वैसे तो डायलॉग जो होते हैं उनके, वो तो लिखे ही हुए होते हैं, हुँ, हुँ। और वो नहीं, मतलब वो खाली समझा देते हैं कि जैसा हीरो ने किया है, हुँ, हुँ। उससे अगर बेटर कर सको तो देख लो, अदरवाइज़ उसने जो किया है वो भी अगर आप हमको दे दो, तो भी ठीक है। हुँ, हुँ। मैं बेटर करके देता था, तो मैं ऑप्शंस दे देता था कि सर ये एक ऑप्शन है, इसमें भी आप रख लीजिए, ये एज़ इट इज़ जैसा हीरो ने बोला है वो, और एक मेरी तरफ से अपना। तो ऐसे इम्प्रोवाइज़ेशन हाँ, इम्प्रोवाइज़ेशन, ऐसे डायलॉग चेंज करके या थोड़ा-सा और कुछ इसके अंदर फन डालो, तो उस हिसाब से। कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाओगे, कुछ-कुछ ऐसे शब्द होंगे या फिर कोई स्लैंग हो गया जो तमिल में होगा, तेलुगु में होगा, उसको आप हिंदी में करोगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो हुँ, ऐसे सिचुएशन आती होंगी स्क्रिप्ट में? केजीएफ और
केजीएफ के टाइम सबसे ज़्यादा आई थी, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग्स थे ऐसे कि ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपन को चाहने वालों से ज़्यादा और कोई समझ नहीं सकता। इफ़ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। ये तो चलो ठीक है, ये हाँ, इफ़ यू आर बैड देन आई एम योर डैड, लेकिन उसके पहले ट्रिगर पे उंगली रखने वाला, लड़की पे हाथ डालने वाला, हाँ। कन्नड़ा में पूरी तरह से चेंज है वो। थोड़ा बहुत समान है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज था उसमें। तो कुछ-कुछ डायलॉग्स ऐसे थे कि वो सोचने में मतलब बहुत घंटे निकल जाते थे कि इसको कैसे बोला जाए। अगर ये डायलॉग यश भाई ने ऐसा बोला है, हिंदी ऑडियंस के लिए हमको कुछ अलग वर्ड्स रखने पड़ेंगे, क्या करना चाहिए? तो वो सोचने में कभी-कभी 1 घंटा, 2 घंटा, एक आध 2 बार तो ऐसे भी हुआ है कि चलो भाई आज पैकअप, कल सोचेंगे। तो कल सुबह आया, चाय पी, चाय पीने के बाद क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? फिर वो पता चला कि वो डायलॉग जो सूझ रहा है, वो दोपहर को लंच टाइम के टाइम सूझ रहा है। ऐसे 2-4 बार हुआ था, ऐसा है। तो बस ये मूवी के टाइम थोड़ा-सा ऐसे हुआ था, डायलॉग चेंज वगैरह ये सब करना। और गोल्ड माइन्स की मोस्टली जो फ़िल्में होती थी, उसमें तो पूरी तरह से चेंज ही कर दिया जाता था, क्योंकि वो सिनेरियो ही उनको चेंज करना होता है। मतलब जो फ़िल्म जो चल रही है, उसके बिहाफ़ में यहाँ पर हमारा कुछ अलग ही बजना चाहिए। हुँ। मतलब पता नहीं क्लाइंट की शायद वो रिक्वायरमेंट ही हो जाती थी कि आप ये अगर फ़िल्म में ओरिजिनल है, एज़ इट इज़ क्यों कर रहे हो? थोड़ा-सा कुछ अलग आप करके दिखा हुँ, दीजिए। हुँ। तो कुछ-कुछ फ़िल्मों में ऐसी तकलीफ़ भी हुई है। तकलीफ़ नहीं, एक क्रिएटिविटी है, वो भी हमारे काम का एक हिस्सा है, तो मज़ा भी आता है बाद में करने के लिए। आपका ड्रीम है कोई एक्टर जिसके लिए आप डबिंग करना चाहते हो, अभी तक नहीं किया? अगर ऐसी बात है तो मतलब अगर थोड़ा-सा मतलब मेरा बोलना चेंज हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मानंद सर जो है मतलब मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ, तो लेकिन चलो ठीक है, वॉइस मैच आई नहीं थिंक हो रही इसी है। स्टूडियो में आते रहते हैं, यही अच्छा, यहाँ पे स्टूडियो में। आते रहते हैं। हाँ। तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कभी आएँगे तो प्लीज़ बता दीजिए उनको कि सचिन करके यहाँ पर इंटरव्यू करके गया, वो आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। तो उनकी जो बोलने की शैली और उनका परफ़ॉर्मेंस लाजवाब, मतलब तो कभी-कभी सोचता हूँ कि काश थोड़ी-सी वॉइस अगर मैं चेंज करके इनके लेवल पे ला पाऊँ, और थोड़ा-सा अगर मैं इनकी डबिंग कर पाऊँ, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। लेकिन चलिए वो अलग बात हो गई। अब तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा फ़िल्में नहीं करते हैं वो शूट, नहीं करते, बिकॉज़ ऑफ हाँ। एज और सारी चीज़ें। और बस 1000 से ज़्यादा फ़िल्में कर चुके हैं। ये सुना है मैंने। उस समय कुछ तो 900 से ऊपर, मतलब लगभग 6-7 साल पहले सुना था मैंने। हुँ, हाँ, तो अब हुँ। तो 1000 के ऊपर हो ही गई होंगी आराम से। हाँ। ऐसा है। और बाकी अब तो एआई का ज़माना आ गया थोड़ा-सा। हुँ, हुँ। लेकिन मैं चाहता तो मतलब मेरी एक इच्छा थी कि एक सुपरस्टार जो आज चल रहे हैं साथ-साथ में, उनका नाम है प्रभास सर। हुँ। तो प्रभास सर के लिए भी अगर मैं डबिंग कर पाऊँ, तो मेरे लिए मतलब ओरिजिनल मेरी वॉइस उसके लिए। चलिए एआई में तो चलो ठीक है, अपनी वॉइस दे देंगे और उसके बाद उनकी वॉइस। एआई से क्या चेंज हो रहा है आजकल डबिंग इंडस्ट्री में? डबिंग इंडस्ट्री में चेंज मतलब देखिए, एआई जो है ना, वो इतनी जल्दी तो तुरंत आसान नहीं होंगी सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन ये है कि जो लीड वॉइसेस होती हैं, उनकी डबिंग जो है, वो कोई आर्टिस्ट अगर कर दे, तो उसको वो लोग क्लोन करने की कोशिश करते हैं ओरिजिनल एक्टर के टोन में। हालाँकि अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आया है, हुँ, हुँ। बट क्या पता आगे चल के टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट हो जाती है और कितना ये कैप्चर कर पाते हैं। लेकिन एआई से इतनी सारी चीज़ें तो होती है, बाकी तो छोटे-मोटे चीज़ों में तो एआई अपना काम कर रहा है। लाइक यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कुछ कार्टून्स बना देते हैं, हुँ, आधे हुँ। घंटे का कोई एपिसोड बना दिया, डाल दिया। सारा सब कुछ एआई में, डायलॉग्स भी एआई में। अब तो आप भी देखते होंगे यूट्यूब पर हम लोग बहुत सारे गाने सुनते हैं, वो भी एआई से आपकी हाँ। गाई हुई आवाज़, उसमें अंदर किशोर कुमार सर की क्लोन कर दी, तो आपकी आवाज़ उनकी लगेगी। हाँ, खाली परफॉर्मेंस नहीं आएगा उनके जैसा, क्योंकि हमने अपना परफॉर्मेंस किया है, उनका अलग परफॉर्मेंस होता था। ऐसा हाँ, है। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा ट्रांज़ैक्शनली लगेगा, थोड़ा-सा फ़ेक लगेगा। मैं क्यों हुँ, बोल रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि एक्टिंग भी करना पड़ता है, उसमें परफ़ॉर्मेंस, इमोशंस अपना डालना पड़ता है, डालना पड़ता है। तो वो थोड़ा-सा फ़ेक लग सकता है एआई में। हाँ, इसके लिए मतलब इसीलिए मैंने बोला कि आगे आने वाले समय में 2 से 3 सालों में पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ये अपने पैर पसारेगा। फ़िलहाल तो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है, बट फिर भी नो आइडिया क्या हो सकता है आगे। डबिंग इंडस्ट्री में किसको देखते हैं कि ये इंडिया में टॉप डबिंग आर्टिस्ट है? जैसे शरद केलकर है, हुँ, हुँ। नीनद कामत है, शायद नीनाद कामत है। थानोस के लिए दिया गया, ऐसे वही दोनों हैं या और कौन भी है? नीनाद कामत सर हैं, शरद केलकर सर भी हैं आपने बताया जैसे, शक्ति सिंह सर हैं, वो भी बहुत सालों से डबिंग करते हैं और बहुत अच्छी डबिंग करते हैं। और मुझे अच्छे से याद है जब मैं धनुष की मूवीज़ करता था, तो उस समय प्रकाश राज जी के लिए और चिरंजीवी के लिए उनकी वॉइस एकदम परफेक्ट मैच होती है, ऐसा है। चेतन शशीतल,
वो एक है। फीमेल में अगर देखा जाए तो स्मिता करके वॉइस आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने बाहुबली में सेकंड पार्ट में अनुष्का शेट्टी के लिए अपनी वॉइस दी थी। मौसम जी करके हैं, बहुत ही अच्छी दोस्त भी है मेरी वो। उन्होंने बाहुबली में रामिया के लिए अपनी वॉइस दी थी। अब अमिताभ बच्चन भी अगर देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छे वॉइस एक्टर हैं, हाँ। क्योंकि वो भी तो वॉइसिंग करते हैं। करते हैं। नाना पाटेकर सर भी वॉइसिंग करते हैं, और अगर श्रेयस तलपड़े भी हैं। श्रेयस तलपदे भी हैं, करेक्ट। इन्होंने पुष्पा के लिए जो वॉइस दी पुष्पा थी के अपनी, लिए। हाँ। और एक एक्टर की अगर बात की जाए तो उनका नाम मैं भूल जा रहा हूँ। आपको याद है कौवा बिरयानी जिन्होंने कैरेक्टर हाँ प्ले हाँ, किया विजय था? राज। विजय राज बहुत अच्छी डबिंग करते हैं। आप उनके एडवर्टीजमेंट में उनके आप वॉइस ओवर सुनिए, एकदम नेचुरल फ्लो में जो बोलते हैं। तो इनके जो नाम है, ये मतलब जो मैंने आर्टिस्ट बोले 15 से 20 नाम ऐसे हैं जो बहुत ही एक लेवल पे है कि अब उनके आगे कुछ नहीं जा सकता। बहुत ही एक मुकाम हासिल कर लिया उन लोगों ने डबिंग में। वॉइस टेक्सचर आपको किसके इम्प्रेस करता है बॉलीवुड में? जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, उनके लिए आप कुछ करना चाहेंगे? मतलब उनकी डबिंग मुझे अच्छी लगती है कि नहीं, हाँ, ऐसे? अच्छी लगती है कि नहीं, या फिर अब वो टेक्सचर में किसी और लैंग्वेज में अगर डबिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो? मुझे क्या, हाँ। हाँ बिल्कुल करना चाहूँगा, क्यों नहीं करना चाहूँगा। किसका अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? अमिताभ बच्चन तो सबको पता है। अमिताभ बच्चन का, हाँ। मतलब अगर चैलेंजिंग अगर मैं ये करूँ तो, अगर मेरे दिमाग में अगर कोई नाम आ रहा है तो मैं तो बोलूँगा कि मैं परेश रावल सर की करना चाहूँगा। क्यों? नहीं, क्योंकि उनका वॉइस टेक्सचर और उनके परफॉर्मेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, हर कैरेक्टर को अलग तरीके से अडॉप्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब जो उनके पास मैजिक है वो मेरे ख्याल से है। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे, लेकिन उनके पास जो मैजिक है वो वैसा बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। और अगर मुझे बोला जाए कि भाई इनके जैसा आप परफॉर्म करो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मेरा पेट भर जाएगा कि हाँ भाई चलो, मतलब मैं, एक थाली है, थाली के अंदर एक्सप्रेशन सारे मुझे ये करने हैं, सजाने हैं। तो वैसे परेश सर की ये है डायलॉग डिलीवरी और ये सारी चीज़ें। परेश रावल का नाम लिया जाता है तो आपको क्या दिमाग में आता है? हेरा विजुअलाइज क्या करते हो? हेरा फेरी हेरा विजुअलाइज फेरी। करता हेरा फेरी, क्योंकि उसके अंदर जो मराठी कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, नॉट ओनली मराठी, बाकी सारी फिल्मों में भी, बहुत सारी फिल्मों में कभी गुजराती बने हैं, कभी सरदार बने हैं। हाँ। पहले पहले तो विलन बनते थे, बाद में कॉमेडी, फिर कैरेक्टर, मतलब बोलते हैं ना, गॉड गिफ्टेड, मतलब अलग ही चीज़ है उनके पास, बहुत ज़बरदस्त। और इतना मतलब सीधे पानी के, जैसे बोलते हैं ना, पानी के बहाव की तरह एकदम सौम्य तरीके से सारा घुल मिल जाना। डिलीवरी, हाँ, सीधे करके चले जाते हैं वो। करेक्ट। ऐसा पहले पहले के ज़माने में शक्ति कपूर सर भी थे, नाना पाटेकर सर थे, कादर खान सर थे। तो मतलब ग्रेट आर्टिस्ट, मतलब इंडस्ट्री के पिलर बोला जाएगा इनको, कि इनके सिवा इंडस्ट्री अधूरी है। मतलब सिर्फ हीरो तो नहीं चला सकते एक फिल्म को, कैरेक्टर में अगर देखा जाए तो फिर ये सब लोग बहुत महान। आपको सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से डायलॉग्स के लिए लोग करते हैं कि आप ये डायलॉग बोल दीजिए? कांतारा, केजीएफ या फिर जब मारी? मारी का दौर चला था हाँ। तो मारी के लिए मुझे बोला गया, जब केजीएफ का दौर चला तो केजीएफ के लिए बोला गया। कांतारा में डायलॉग्स वैसे मतलब ये थे नहीं, तो इसके लिए मतलब और कोई मेमोरेबल था नहीं हाँ, कोई मेमोरेबल कांतारा डायलॉग था का, नहीं। बस वो आवाज़ था। हाँ, वो आवाज़ थी, डेमिगॉड। हो हाँ, लास्ट वाली वही आवाज़, तो वाली। मैं बोलता था भाई वो अभी आवाज़ अगर निकालूँ तो मुझे कल की और परसों की डबिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। हाँ। इसके लिए वो तो है, हाँ, मेमोरेबल डायलॉग नहीं था उसके अंदर। केजीएफ में बहुत सारे डायलॉग्स भरे हुए हैं, बहुत सारे डायलॉग्स भरे मतलब पड़े हैं। वायलेंस वाला हो गया, अपनो डैड वाला हो गया। डैड वाला हो गया, और फिर इंटरवल के टाइम है KGF 2 में, मेरी दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरी दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं, बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। हाँ, ये वाला बहुत ये फेमस होता। ये वाला फेमस हो गया। एंड में रवीना टंडन मैम के साथ मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। ये, और उससे पहले मतलब बहुत सारे डायलॉग्स हैं अभी तो, अगर बहुत सारे कलाशनिकोव भी बहुत हाँ, फेमस हुआ। कल्लाशनिकाव वो एक हो गया। हाँ, वो जब गन हाथ में लेके जब हाँ इसका नाम क्या है, कल्लाश। मतलब वो जो स्टाइल है बोलने हाँ हाँ। की, बड़ा मज़ा आया था डब करने के लिए, मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया। और जब दुबई में मेरे ख्याल से ना, जब मिलने के लिए चले जाते हैं यश भाई वो विलन से, अस्सलाम वालेकुम, तो यश भाई के मुंह से निकलता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तो ये बोलने में थोड़ा-सा मतलब अभी तो चलो बाय हार्ट हो गया, लेकिन उस समय थोड़ा-सा 10-20 रीटेक्स लेने के हाँ, बाद ये वो हुआ था। सरप्राइजिंग ही था, एक एलिमेंट डालना चाहते थे सरप्राइजिंग एग्ज़ैक्टली। कि ये रिप्लाई ऐसा देगा। हाँ, अ, ये लाइन के लिए मुझे प्रशांत नील सर ने बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ दी ऐसे नहीं बोलूँगा कि तकलीफ़ दी थी, लेकिन जब तक उनको मिल नहीं रहा था तब तक कंटिन्यूअस चलो रीटेक। लेकिन बड़ा मज़ा आया, फन हुआ बहुत हुँ, हुँ। केजीएफ के टाइम में। मतलब केजीएफ जैसा मज़ा मुझे बहुत कम फ़िल्मों में मिला। हुँ, हुँ, हुँ। बड़ा मज़ा आया था। मतलब आपको भी अच्छा लगता है ना कुछ क्रिएटिव, ना काइंड ऑफ एक हर ड्रीम है हाँ, हर डबिंग लाइन आर्टिस्ट आप के लिए। क्रिएटिव बोल रहे हो, हर लाइन के पीछे मेहनत हो रही है, हुँ। हर एक अक्षर के पीछे मेहनत हो रही है, तो बड़ा मज़ा आता है। एक-एक मूवीज़ ऐसा होता है कि जिसके बहुत सारे डायलॉग्स डज़न से ज़्यादा डायलॉग्स हिट हो बड़े जाते हैं। फ़ेमस हो जाए, हिट हो जाए। और तो केजीएफ के तो यश भाई के मोस्टली सारे ही डायलॉग्स हुँ, फेमस ही हैं। हाँ। हाँ, मतलब जब वो हेलीकॉप्टर जब नीचे लाता है और हीरोइन जो बोलती है ना कि बड़े आए मुझे रानी हाँ। बनाकर रखने वाले, ए यल्लम्मा पापड़ संभाल। मतलब बोलने में भी कितना डेप्थ है, पापड़ संभाल, क्यों संभाल? क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर आने वाला है और वो पापड़ सारे उड़ने वाले हैं। हुँ, तो सारी चीज़ें हैं। सिंस 1951 फर्स्ट पार्ट में तो मतलब ब्रांड किसको बोलते हैं? तो ब्रांड किसको बोलते हैं वो उसने एक ही लाइन में बता दिया, सिंस 1951। तो ये इस तरह से वो क्या था, एक सीईओ ऑफ इंडिया, वो भी एक था। हाँ, ये सीईओ क्या होता है रे छोटे? सीईओ बोले तो पूरे इंडिया का सेठ ऐसे कुछ तो बोलता है। आई एम ऑल्सो सीईओ। व्हिच कंपनी? इंडिया। वो बड़ा मतलब मज़ेदार था सारी चीज़। हाँ, बहुत सोच समझ के डायलॉग्स लिखे गए थे, बहुत सोच समझ के सीन्स लिखे गए थे। तभी तो इतनी बड़ी ग्रैंड हिट मिली ना पिक्चर। ऑडिशन का प्रोसेस बताइए। कोई प्रोड्यूसर आपको पूछता है कि ये मूवी है, आप जब ऑडिशन देते हो तो क्या भेजते हो आप? अपना वॉइस सैंपल भेजते हो? क्या करते हो आप? या जाते हो ऑडिशन देने के लिए? नहीं मतलब हाँ, जो स्टूडियोज़ होते हैं, स्टूडियो के अंदर एक सीन भेजा जाता है वाटरमार्क लगा के हुँ, हुँ। कि जैसे अभी आपका हॉगी मीडिया, तो आपने अगर कोई फ़िल्म बनाई हो और आप मुझे एक फ़िल्म दोगे, तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, आपकी फ़िल्म मैं डब के लिए करता हूँ। आप बोलोगे कि मुझे ये कैरेक्टर के लिए ये आर्टिस्ट चाहिए। अब आप आर्टिस्ट देखो कौन से किससे डब कराना है, फाइनल मैं करूँगा, आप करोगे मतलब। तो आप अपना वाटरमार्क लगाओगे फॉगी मीडिया ऐसे इस तरह से और मुझे वो दोगे ताकि वो कहीं लीक ना हो जाए हुँ, हुँ। और फिर मैं सारे वॉइस आर्टिस्ट को बुला के उनसे ऑडिशंस लूँगा और ऑडिशन लेके फिर बाद में आपको भेजूँगा। आप 3-4 सैंपल्स सुनोगे सबके और उसमें से जो पास होगा वो आप बोलोगे कि ये डन है, हुँ, फिर डबिंग चालू इस तरह से। हुँ। जिसका सैंपल मैच करता जिसका है ज़्यादा सैंपल मैच हीरो करेगा। से। अब डबिंग कहाँ करनी है, मुंबई में करनी है या हैदराबाद में करनी है या चेन्नई में करनी है या बैंगलोर में करनी है, आप बताओ? हाँ, मतलब कन्नड़ा मूवी रहेगी तो बैंगलोर, चेन्नई में तमिल, यहाँ पे तेलुगु, इस तरह से। हुँ। मिमिक्री और डबिंग आर्टिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? अगर मिमिक्री की बात की जाए ना, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा लेकिन मिमिक्री वॉइस अपना सिंक और पॉजेज़ ये सारी चीज़ें उतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकता, जो एक वॉइस एक्टर करेगा। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसा वॉइस एक्टर को क्योंकि पता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ क्या करना है। मिमिक्री को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, हुँ। क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स मतलब मनी हाइस्ट की अगर बात की जाए, तो वो लोग तो स्पेनिश तो आपको पता ही है कितना फ़ास्ट बोलते हैं वो लोग। हाँ, हाँ। मतलब लगभग मलयाली इज़ इक्वल टू स्पेनिश तो या फिर उससे भी ज़्यादा फ़ास्ट होता है स्पेनिश। तो हुँ, उनका कहाँ पॉज़ हो रहा है, कहाँ वो लोग स्निफ़ कर रहे हैं, कहाँ वो लोग इन्हेल कर रहे हैं, कहाँ एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो हुँ। फटाफट पकड़ के सारी चीज़ें करना, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मिमिक्री आर्टिस्ट वो उतने लेवल पे तो नहीं कर पाएँगे, इतना तो 100% जो एक वॉइस एक्टर कर सकता है। कितना दिन लगा था मनी हाइस्ट फुल डबिंग करने के लिए? 40 एपिसोड्स थे, मेरा तो सारे एपिसोड्स में काम था। हाँ, हुँ। लेकिन मतलब 4-5 घंटे मेरे से ले लिए जाते थे। उन 4-5 घंटों में 4-5 एपिसोड तो निकल ही जाते थे। कभी अगर ज़्यादा काम रहा तो 2 एपिसोड या 3 एपिसोड, कभी मैं लेट हो गया तो 2 ही एपिसोड, आने में लेट हो गया कभी-कभी ऐसा। मेरा टाइमिंग रखा जाएगा 11 का, लेकिन मैं पहुँचूँगा 12 साढ़े 12 बजे तो ऐसा है। सो डबिंग आर्टिस्ट के लिए बिज़नेस माइंडसेट होना कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के इंडस्ट्री में? ज़रूरत तो बहुत है क्योंकि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर देते हो। अब पकड़ लीजिए ना डेली अगर आप 3-4 मूवीज़ अगर कर रहे हो, 3-4 प्रोजेक्ट कर रहे हो, फिर उसके अंदर एक मूवी है, एक सीरियल का कोई एपिसोड है, एक कार्टून है और एक ऐड है। आज 1 तारीख हो गई, कल 2 तारीख हो गई, कल भी आपके अलग-अलग प्रोजेक्ट्स। ऐसे करते-करते पूरा 1 महीना चला जाएगा। अब आपको मैं पूछूँगा कि 1 तारीख को आपने क्या किया था, तो आप तुरंत तो याद करके नहीं बता सकते। हाँ। तो वो लिखना पड़ता है, जैसे ही आप डबिंग से फ्री हो जाते हो, घर जाते हो तो लिखना पड़ता है और लिखकर डबिंग इंडस्ट्री की एक प्रोसेस है कि 3 महीने या 45 डेज़
इन बिटवीन आपका पेमेंट आपको मिल जाता है। कुछ कुछ वेंडर्स भूल जाते हैं तो आपको याद दिलाना पड़ता है, तो आप या तो मैनेजर रख लीजिए, मतलब आपके हिसाब से कि कोई मैनेज कर सकता है क्या, या मतलब आपका भाई मैनेज कर ले या आपकी वाइफ मैनेज कर ले या कोई भी। अब मैंने अपने घर पे लगा के रख दिया है कि भाई मेरा पेमेंट ये जो है ये आना बाकी है, ये थोड़ा सा बता दो कि किसका किसका बाकी है, तो मैं उसको बिल भेज दूंगा। बिल भी भेजना पड़ता है, अगर बिल नहीं भेजेंगे तो फिर पेमेंट आपका प्रोसीड नहीं होगा। तो बिजनेस माइंडेड तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ कुछ लोगों के पीछे पड़ के निकालना पड़ता है। बहुत कम हाउसेज ऐसे हैं जो सीधे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऐसा है। कितना कमा लेते हैं डबिंग आर्टिस्ट जो स्ट्रगल के दिनों में है, जिस एनिमेशन का डबिंग हो गया, क्राउड हो गया, तो पहले 3-4 साल में कितना कमा लेते लगभग एक सेल्स एग्जीक्यूटिव या क्लरिकल सैलरी हैं? से रिलेटेड मतलब उतना ही पकड़ लीजिए। मतलब शुरुआती दौर में तो समझ के चलिए कि हफ्ते के 500,000 भी मिल जाए तो बहुत हो गया, क्योंकि मतलब जॉब तो फिर करना ही पड़ेगा उनको फुल टाइम। हाँ, उनको तो जॉब फुल टाइम करना ही पड़ेगा। मतलब किसको, डबिंग आर्टिस्ट को? हाँ, क्योंकि साइड किक हो गया अगर आप बोल रहे हो 1000 रुपये हफ्ते का। तो इसीलिए तो मैंने शुरू में अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि सचिन 6 से 8 महीने अपने करियर के इस इंडस्ट्री में दे दे। अगर बन गया तो स्टिक रहना, नहीं बना तो फिर बैक टू सीधे पनवेल अपने गांव, और गांव जाके जॉब अपना कुछ भी पकड़ना और भाई घर अपना चला लेना। तो शुरू में तो 1-2 महीने 3 महीने तो बस महीने के 2,000 3,000 4,000 ऐसे। हाँ, 6-8 महीने जैसे ही गुजरे तो इसका फिर डबल होने लग गया। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया कि ये अच्छा आर्टिस्ट है, इसको बुलाया करेंगे ऐसे वैसे। तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर कब आप एक सर्टेन लैक्स में चले जाते हो तो हाँ, लेकिन उतना रुकना पड़ता है कि 2-3 साल तो लगते हैं आपको पैर जमाने में। वो तो हर बिजनेस में लगते ही हैं। किसी भी बिजनेस में अगर आप कुछ भी खोलिए तो उसमें तुरंत तो ऐसा नहीं कि आज खोल दिया 1 महीने में पैसे आ गए। साल 2 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि आर्टिस्ट और एक्टर की जो इनकम होती है वो पूरी 100% उसकी होती है, हाँ हाँ, क्योंकि उसको और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये है कि मुझे ऑटो से जाना है या मेरी बाइक से जाना है या मुझे आपका कभी टाइम ही इन्वेस्टमेंट है। बस, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब एक बार पैर जम गए आपके इस काम में तो फिर आगे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, या बहुत ज़्यादा कोई खर्चा संभालना है, स्टूडियो का भाड़ा भरना है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ मैं कोई इन्वेस्टमेंट भी है नहीं इसमें। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी कुछ है नहीं। उन पैसों से उल्टा आप अलग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो हाँ, बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी किसी ने थोड़ा सा दूर क्यों ना हो। अब मेन मुंबई में तो घर बहुत ज़्यादा, फ्लैट्स तो बहुत महंगे हैं, तो किसी किसी ने मीरा रोड, भाईंदर, वसई, विरार, आपको तो अगर जो एरियाज़ पता होंगे तो वहाँ पे थोड़ा कम बजट में लोगों ने इन्वेस्ट करके पैसे भी से कमा लिए सारी चीज़ें। मूवीज से कितना कमाना हो जाता है मतलब जनरली डबिंग आर्टिस्ट का? सर अब ऑनेस्टली स्पीकिंग तो उतना तो अभी नहीं रहा पैसे। मतलब पहले पहले तो ऐसा था कि भाई चलो किसी मूवी का अगर 10 लाख भी मांग लो तो थोड़ा सा बात करके कम हाँ ज़्यादा हाँ करके हाँ। ऐसे हो जाता था। अब तो चलो बात एकदम 2-3 ऐसे इस पे हो गई है। आप डिसाइड करते हो कि ये मासी मूवी नहीं है, ये थोड़ा क्रिएट, जैसे अनुराग कश्यप का मूवी हो गया, तो वैसे डायरेक्टर के हिसाब से एक्सपीरियंस के लिए कि मुझे अच्छा लगेगा ये वाला मूवी करने के लिए, कि नहीं कम नहीं पैसे नहीं में कर देता हूँ, वैसा डिसीजन नहीं नहीं लेते नहीं, हो? ऐसा कम पैसों में कर देता हूँ, नहीं ऐसा तो नहीं। हम्म ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेहनत तो सेम लग रही है ना आपकी। हम्म ऐसा है तो वैसा तो कुछ नहीं। हम्म। हाँ, कुछ कुछ जो वेंडर्स हैं जो अपने दोस्त हैं तो वो बोल देते हैं कि भाई इसका बजट बहुत ज़्यादा कम है तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर वो दो। ऑनेस्टली बता देते वो हैं कि ऑनेस्टली भाई बता दे देते नहीं हैं पाऊंगा। तो हाँ हाँ हाँ, तो चलेगा भाई, चल ठीक है, तेरे लिए मैं इतना हाँ। कर लूँगा, ऐसा वो है। मराठी मूवी इंडस्ट्री में डबिंग कैसा होता है, उसका इंडस्ट्री कैसा है? सेम एज इट इज़। हाँ, लेकिन मराठी में काम, मराठी से हिंदी डबिंग करते हो आप? मराठी से हिंदी भी करते हैं, हिंदी से मराठी करते हैं, साउथ से मराठी करते हैं। अच्छा। अभी एक मिरई करके मूवी आई थी, जो मेरे ख्याल से तेलुगु ही मूवी है वो, मिरई। तो उसका भी मराठी में हीरो का मैंने किया था पूना जाके। ऐसा है, तो वो भी अभी डिज्नी हॉटस्टार पे है, सॉरी जियो हॉटस्टार, उस पर है वो मूवी। तो उसका भी हीरो का डबिंग मैंने मराठी में किया था। मराठी में अगर देखा जाए तो सीरियल्स और जो सीरीज होती हैं उसकी ज़्यादा डबिंग होती है, ऐसा अदर देन फिल्म्स। साउथ की मूवीज़ अगर मैंने डब की हैं तो ज़्यादातर तो हिंदी में ही की हैं। अगर 1,000 साउथ की मूवीज़ की हैं तो 60-70 मराठी मूवीज़ की हैं, बस इतना ही है। क्योंकि मराठी ऑडियंस भी ज़्यादातर साउथ की मूवीज़ हिंदी में ही देखना पसंद करते हैं, वो चीज़ है। रिकॉग्निशन और अवार्ड्स के हिसाब से डबिंग आर्टिस्ट के लिए कुछ होता है? जैसे फिल्म फेयर में भी एक कैटेगरी होना चाहिए मुझे लगता है, जी तो इंडस्ट्री वाइज रिकॉग्निशन ऐसा कुछ है डबिंग आर्टिस्ट के लिए? हाँ, है ना। एक हमारी डबिंग इंडस्ट्री में शुगर मीडियाज़ एक प्रोडक्शन है, तो वो इंडियाज़ वॉइस फेस्ट
हर साल वो लोग एक फंक्शन रखते हैं, उसके अंदर हर साल बेस्ट डबिंग आर्टिस्ट, बेस्ट सिंगर डबिंग इंडस्ट्री में, और फिर मेल एंड फीमेल, और बेस्ट एडिटर वगैरह, ये सब अवार्ड से उसको नवाजा जाता है। ऐसा, तो ये एक अवार्ड फंक्शन होता है। और बाकी तो कुछ कुछ ओवर द टॉप जो आर्टिस्ट हैं जिनको नेशनल अवार्ड वगैरह मिल चुका है, तो बहुत ही कम आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है वॉइस इंडस्ट्री में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वगैरह ये सब। लेकिन अगर फिल्म फेयर टाइप अगर अवार्ड की बात की जाए तो एक है इंडियाज़ वॉइस फेस्ट, अभी दिसंबर में आने वाला है वो हर साल बैंड्रा में वो फंक्शन रखते हैं, उस समय सारी चीज़ें होती हैं। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है आपके? कुछ खास आ रहा है? अगर आप बता पाओ तो। हाँ, बता सकते, ऐसा कुछ नहीं। थिएट्रिकल मूवी की बात की जाए, थिएट्रिकल तो अभी सारे हो चुके हैं। जैसे मिरई की थी, मिरई में विलन किया था। अपकमिंग में तेलुसु काड़ा तेलुगु हीरो, है? हाँ तेलुगु मूवी है तेलुसु काड़ा, और हीरो वो हैं डीजे टिल्लू करके एक मूवी आई थी। डीजे टिल्लू, हाँ। हाँ, तो वो हीरो है उसमें, उसके लिए मैंने हीरो की वॉइस दी है। पृथ्वीराज सर की एक मूवी मैंने, पृथ्वीराज सुकुमारन। हाँ उनकी एक मूवी डब की थी मैंने अभी फ़िलहाल, जिसका नाम था बुद्धा, विलायती बुद्धा, अच्छा। ये एक मूवी आने वाली है। और क्या है, अदर्स, ये एक मूवी है, हीरो न्यू है लेकिन मूवी बड़ी अच्छी है, मर्डर मिस्ट्री है, तो बड़ी अच्छी मूवी बनाई है। तो हीरो जो होता है वो पुलिस वाला होता है उसमें। तो ये एक सैटेलाइट के लिए बहुत अच्छी मूवी बजने वाली है। एआई से रिलेटेड कुछ मूवीज़ के मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए थे, लाइक अभी प्रभास सर की जो मूवी आने वाली है राजा साहब, उसके लिए। तो अभी देखते हैं, प्रवास तो आपके ड्रीम थे, अभी आने वाला है अब प्रोजेक्ट। देखते हैं क्या होता है। अब अगर मिल गया करने के लिए तो मज़ा आएगा। ऐसा है, तो वो एक मूवी का मैंने ऑडिशन दिया था कि ये तो बहुत है, मैंने मतलब मुझे लिस्ट देखनी पड़ेगी, एक्चुअली देखा जाए तो मोबाइल में निकाल के लिस्ट देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी मूवीज़ की है मैंने। तो अब 4 मूवीज़ तो ये हो गई, हुई है तो 12-15 इस महीने में, लेकिन अभी उसके नाम थोड़ा सा सोच सोच के मुझे ये करने पड़ रहे हैं ऐसा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट होते रहते हैं ना, ऐसे तो तुरंत नाम याद नहीं आते। सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा है? केजीएफ के ही सारे फेवरेट है मेरे। एक कोई। एक कोई, धनुष सर का एक डायलॉग मारी मूवी का जो था, हाँ। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कभी भी इंसान का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाज़ा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा इंसान बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। ये वाला मुझे भी याद है। अच्छा। ये एक, और एक मच्छर वाला उसका एक था कि वो क्या है ना, सोते हुए शेर को अगर मच्छर काट ले तो उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्या मतलब उसका डायलॉग मैं भूल जा रहा हूँ, लेकिन मज़ा तब आएगा जब वो पिंजरे के बाहर हो और उसे ऐसा मतलब उसको मसल दिया जाएगा। वो थोड़ा सा मैं भूल जा रहा हूँ, लेकिन वो एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया था, हालांकि मेरा ही डायलॉग था। हाँ। तो जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि चेंज कुछ होता है क्या, अब अगर मच्छर की बात की जाए तो धनुष सर के मुंह से उस समय जो तमिल के लिए जो डायलॉग निकला होगा, तो वो ये डायलॉग था ही नहीं, ये डायलॉग पूरा बनाया गया है, और वो बाद इस में तरह से डाला बाद में, गया। हाँ बाद में रील्स में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। हम्म। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ क्रिएट किया और वो लोगों के सामने चल गया और लोग बाद में उसके फ़ैन हो गए और हमारी आवाज़ उसमें बज रही है, उस पर रील्स बन रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा है। जाते जाते फाइनली आप ये बोलिए कि एक अगर आप एडवाइस देना चाहोगे जो डबिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो कौन सा पाथ वो ले, कैसे शुरुआत करें, क्या नहीं करना चाहिए? डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स। डूज तो ये करनी चाहिए कि सबसे पहले तो हड़बड़ी मत मचाओ, जो आजकल मैं इंडस्ट्री में बहुत देखता हूँ। मतलब कभी कभी मेरी डबिंग शुरू होने के लिए 10 मिनट है, कोई नया आर्टिस्ट डब कर रहा है, तो मैं देखता हूँ कि कैसे डबिंग करता है, कभी कभी ध्यान चला जाता है, बहुत ज़्यादा हरी, बहुत ज़्यादा फास्ट, परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं। वो क्यों होता है? नर्वसनेस की वजह से, या नहीं, कुछ एक्चुअली देखा टेक्निक जाए पे तो काम नहीं कर रहे? बस यहीं तक उन लोगों ने अपना एक बाउंड्री तय कर लिया है कि खाली पैसा कमाना है, फटाफट फटाफट, जबकि उतने लेवल पे नहीं आ सकता वो, जब तक वो क्रिएशन में नहीं घुसेगा, जब तक उस डेप्थ में नहीं जाएगा, तब तक वो जो दिमाग में चल रहा है कि चला के चल रहा है दिमाग में कि मैं इतना कमा लूंगा, उतना कमा लूंगा, उतना तो नहीं होगा, क्योंकि आप अगर कुछ क्रिएट नहीं करोगे तो तब तक समाज में वो नई चीज़ बनेगी आपकी, वो एक इज्जत नहीं बनेगी, और इज्जत नहीं बनेगी तो फिर कैसे लोग आपको उस काम के लिए याद भी नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम के लिए। तो मैं आजकल के न्यू वॉइस एक्टर को यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। हम लोग जल्दबाजी करते हैं, लेकिन हमको पता है कि भाई जल्दी जल्दी डायलॉग अगर हम लोग बोल भी रहे हैं तो
उसको कैसे ये करना है। अगर जल्दबाजी में अगर बिगड़ भी गया, गलत भी हो गया डायलॉग, तो हम लोग वापस उसको तुरंत, वो भी जल्दी जल्दी में तुरंत हम लोग उसको क्लियर करके डिलीवर करके आगे निकलते हैं। वो लोग वैसे नहीं करते, हाँ गलत तो गलत, चलो ठीक है जो भी है, खसको आगे खसको आगे, वो एक। और काम जल्दी मिलने की बहुत ज़्यादा होड़, बहुत ज़्यादा काम करना है, अशांत रहना है एकदम, मतलब खुद के लिए अभी आजकल के तो लोग तो समय ही नहीं दे पा रहे। जो भी आर्टिस्ट मैं देखता हूँ लगे ही पड़े रहते हैं, हम लोग भी लगे पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद पता चल जाना चाहिए कि भाई अभी मुझे थोड़ा सा टाइम देना है खुद के ऊपर, और थोड़ा सा और एक अलग लेवल पे, क्रिएटिव लेवल पे मुझे निकलना चाहिए। तो ये आज की जनरेशन को मैं बोलना चाहूँगा, मतलब जो एकदम ही अभी विद इन 6 मंथ्स जो आई हुई है, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा। क्रिएटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है, मायने रखती पेशेंस है। भी। हाँ हाँ हाँ, विदाउट क्रिएटिविटी फिर तो आगे इंसान बढ़ ही नहीं पाएगा, वो एकदम कैरिकेचर टाइप ऐसा हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा आगे, वो है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यू चलता ही रहे। नहीं, ऐसा करते हैं फिर दूसरा एपिसोड का भी शूट। नहीं, ज़रूर ज़रूर। नहीं, बहुत अच्छा करेंगे। लगा और बहुत सारे टिप्स भी थे। चाहे वो फ्यूचर डबिंग आर्टिस्ट के लिए हो गया है, फिर ये बैक एंड होता है जो लोगों को पता नहीं है कि जी, कैसे होता है डबिंग जनरली, बट आपने बहुत अच्छा काम किया और आपकी बहुत सारी सक्सेस भी हो आपको फ्यूचर में। अरे बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू।